अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और वो ये है कि हमल में ताख़ीर। बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो हमारी गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको हमल नहीं हो रहा। अब रिसेंटली तो मैंने बहुत से ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो कि शादी के पहले महीने या दूसरे महीने में ही आना शुरू हो गए हैं कि जी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्या वजह हुई, हम तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे थे, क्या वजह हुई कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताती चलूँ कि हमल में ताख़ीर जो है वो हम उस वक्त तक नहीं कहते जब तक आपकी शादी को कम से कम 1 साल का अरसा ना गुजर गया हो। तकरीबन जैसे मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक नॉर्मल हेल्दी कपल यानी कि वो कपल जिसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेल में ना फीमेल में, उसको भी बाज़ औक़ात सक्सेसफुल होने में प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी करने में तकरीबन 1 साल का अरसा लग जाता है। बहुत ही कम कपल्स होते हैं जो कि पहले 3 माह में प्रेगनेंसी हो जाती है, बाकी तकरीबन 70% कपल्स को 1 साल तक लग सकता है। उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप 1 साल आपको कोशिश करते हुए हो गया है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस सूरत में आप अपनी डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आपको प्रेगनेंसी होने में मसला हो रहा है या अब आपको शादी को और आपको ट्राई करते हुए तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गया है, इस सूरत में आप अपनी डॉक्टर से रिव्यू करें। हमल में ताख़ीर की कई वजूहात होती हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि एक फ़ीमेल और एक मेल दोनों ही हेल्दी हों तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं हमल मेरा मतलब है हेल्दी बच्चा हासिल करने में या हमल होने में। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम हो तो इसमें ताख़ीर हो सकती है। औरतों में ज़रा ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पॉसिबल है कि ताख़ीर हो जाए। मर्दों में तो एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कि वो सेक्सुअली एक्टिव हों और मतलब सारी चीज़ें ठीक हों, और दूसरा उनका सीमन एनालिसिस ठीक हो, काउंट ठीक हो, मोटिलिटी ठीक हो और जो नॉर्मल जो काउंट है वो भी ठीक हो। तो ये मेन चीज़ सिर्फ मेल के लिए होती है। फ़ीमेल के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले ओव्यूलेशन इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पे अंडा रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद उनकी ट्यूब्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो जो कि पैसेजेस कहलाती हैं कि आया कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली। फिर उनका यूट्रस इम्पॉर्टेंट है, आया कि जो यूट्रस की कैविटी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। फिर उनकी रहम का मुंह के अंदर जो सर्विक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस प्लग ज़्यादा थिक तो नहीं बन जाता। फिर रहम की शेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया कि रहम पीछे की तरफ टिल्टेड है, आगे की तरफ टिल्टेड है, सर्विक्स या रहम का मुंह ऊपर की तरफ टिल्टेड है, नीचे की तरफ टिल्टेड है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि रहम में रसौली का होना। बाज़ दफ़ा रसौलियाँ भी रहम की पोजीशन को ख़राब कर देती हैं, या वो किसी ऐसी जगह पे होती हैं कि जैसे रहम के अंदर वो प्रोजेक्ट कर रही हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा वो एंड उस जगह पे मौजूद होती हैं जहाँ पे ट्यूब्स अटैच हैं तो वो ट्यूब का मुंह बंद कर रही हैं, या वो बाज़ दफ़ा वो बहुत बड़ी हैं और पीछे की तरफ रहम को घसीट रही हैं जिसकी वजह से रहम का मुंह बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया है, उससे वो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसमें होता है कि आपको जैसे जैसे माहवारी बाहर की तरफ आती है उसी तरह से आपको कुछ माहवारी अंदर की तरफ भी आती है। तो वो जब आपको अंदर की तरफ आती है तो उससे आपका जिस्म अंदर चिपकना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्यूबें हैं बाज़ दफ़ा वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ट्यूबें बंद भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ट्यूबें बंद होकर उनके अंदर पानी जमा हो जाता है, बाज़ दफ़ा आपकी जो ओवरीज़ हैं उनके ऊपर वो हो जाती हैं और उनके अंदर वो चॉकलेट सिस्ट बना देती हैं या खून की थैलियाँ बना देती हैं। बाज़ दफ़ा जिस्म के बाकी अज्जा जैसे कि आंतें हैं या मसाना है, ये सब चीज़ें आपस में चिपक जाते हैं उस ब्लड की मौजूदगी की वजह से, तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी में डिले हो जाता है। फिर
एक और कंडीशन है जो कि कहलाती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ या PID। इसका मतलब है कि आपने कोई इन्फेक्शन डेवलप की जो कि आपकी ट्यूबों के ज़रिए आपकी पेल्विस में चली गई, यानी कि वो जगह जहाँ पे आपकी ट्यूबें मौजूद हैं, जहाँ पे आपकी ओवरीज मौजूद हैं। तो अगर आपको पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हुई, जिसके बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, यानी कि जब आप सेक्स वगैरह सेक्सुअली एक्टिव होते हैं जब ज़्यादा चांस होता है कि आप PID डेवलप कर लें। मोस्टली आपका जो मेल पार्टनर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों में अपेंडिक्स के बर्स्ट होने से भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा कोई ऑपरेशन हुआ वो, उसकी वजह से भी आपको पेल्विक इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे कि आपको आंत का कोई ऑपरेशन हुआ, जैसे आपका जिस्म को किसी भी वजह से खोला गया, जैसे कि आपने रसौली का ऑपरेशन करा लिया तो उसकी वजह से आपका जिस्म अंदर से चिपक गया, ट्यूबें बंद हो गई और प्रेगनेंसी में डिले हो गया। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपको प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है। तो जब आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो सबसे पहले वो इन्हीं 4 मेन चीज़ों पे, यानी कि और फिर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उसकी वजह से भी डिले होता है। तो फिर सबसे पहले जब आप हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले इन 4-5 चीज़ों के ऊपर आपकी हिस्ट्री लेते हैं और इन 4-5 चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम मतलब सबसे पहला काम जब आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आएँ तो वो सबसे पहले ये समझते हैं कि शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो उनको दवाइयाँ लिख के दे दो कि अंडा बनाने की दवाइयाँ दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि जी जो है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम ट्यूबें चेक करने की तरफ चलते हैं। तो ये तो वो चीज़ें होती हैं कि जो मतलब कोई कॉजेज़ हैं जो कि मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा कोई कॉजेज़ ना भी मौजूद हों फिर भी टाइमिंग डिले हो रहा होता है। वो क्यों होता है? तो उसकी वजह ये होती है कि शायद आप अपनी जो ओव्यूलेशन की टाइमिंग्स हैं उसको नहीं यूज़ कर पा रही। तो इसके बारे में तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि ओव्यूलेशन के टाइम कौन कौन से हैं और आपको कौन कौन से टाइम्स यूज़ करने चाहिए, और ओव्यूलेशन के बाद एग कितनी देर तक ज़िंदा रहता है, और सेक्स के बाद स्पर्म कितनी देर तक ज़िंदा रहता है, और अगर एग रिलीज़ होता है और स्पर्म उस जगह मौजूद है तो वो कितनी देर तक इस फॉर्म में होता है कि वो उसको प्रेग्नेंट कर दे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले ही जो ओव्यूलेशन वाली वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो और इम्पॉर्टेंट मैं अभी बताना चाहती हूँ वो हैं कि जो रहम की शेप है उसके बारे में। तो उसके बारे में भी मैंने पहले कई वीडियोस की हैं और बताया कि रहम की जो शेप है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। 30% लोगों का रहम पीछे की तरफ ढलका होता है, 70% लोगों का रहम ऊपर की तरफ ढलका होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो जिन लोगों का रहम ऊपर की तरफ होता है उनकी यूजुअली जो नेक ऑफ द वूम यानी कि सर्विक्स होती है उसका मुंह डाउनवर्ड होता है, वो डिप कर रहा होता है नीचे वजाइना की तरफ। जबकि जिन लोगों का रहम पीछे की तरफ ढलका होता है उनका सर्विक्स का मुंह ऊपर की तरफ डिप कर रहा होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ होता है। तो फिर मैंने बताया था कि अगर आपका रहम का मुंह ऊपर की तरफ है तो आपको सेक्स के बाद उल्टा लेटना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पेल्विस थोड़ी सी ऊंची हो, तो पेल्विस के नीचे तकिया रख लें, ठीक है। उससे आपकी पेल्विस तरह से ऊंची हो जाएगी। अगर आपका रहम का मुंह नीचे की तरफ टिप कर रहा है तो आप नॉर्मल पोजीशन में सेक्स कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विक्स किसी साइड पे टिल्टेड है, जैसे कुछ लोगों की सर्विक्स किसी एक कोने में की तरफ होती है नेचुरली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई कॉज हो, नेचुरली भी ऐसे हो सकता है, तो फिर हम साइडवेज सेक्स वगैरह भी एडवाइस करते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हम नेचुरली अगर आपको प्रेगनेंसी होने में डिले हो रहा है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये करें। उसके बाद फिर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म की इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती हैं। थैंक यू।